गुड मॉर्निंग सिक्स क्लास स्टूडेंट्स। आज की सोशल स्टडीज़ की क्लास में हम हिस्ट्री के पार्ट 4 भारत में आर्यों का प्रवेश को कंटिन्यू करेंगे। स्टूडेंट्स, आइए हम जानते हैं आर्यों की संस्कृति के बारे में, आर्यों की सभ्यता के बारे में। सबसे पहले बच्चों हम उनकी भाषा के बारे में जानेंगे। आर्य मुख्य रूप से संस्कृत भाषा बोलते थे। यह भाषा अन्य भाषाओं की जननी मीन्स माँ भी कही जाती है। क्यों कही जाती है बच्चों? क्योंकि संस्कृत भाषा सबसे पहले बोले जाने वाली भाषा है और संस्कृत भाषा से ही कई भाषाओं की उत्पत्ति हुई है, जैसे फारसी, लातीन, अंग्रेजी भाषा आदि। आर्यों के निवास एवं बस्तियाँ। बच्चों, आर्य लोग जहाँ भी बसते थे उस स्थान को वह भली प्रकार से स्वच्छ करते थे, अच्छी तरह से साफ करते थे। कच्चे झोपड़े के बाहर पशुओं को बांधने का स्थान, घुड़साल इत्यादि होते थे। देखो बच्चों, वो अपने कच्चे झोपड़े के बाहर पशुओं को बांधने का स्थान भी बनाते थे और साथ ही घुड़साल भी बनाते थे, जहाँ पर वो अपने घोड़े को रख सकते हैं और उनका चारा आदि भी उन्हें वहाँ दे सकते हैं। इस पूरे गांव को कबीला कहा जाता है। इस पूरे कबीले के मुखिया वंशगत हुआ करते थे। देखो बच्चों, वंशगत क्या होता है? वंशगत का मीन्स होता है कि एक ही परिवार से बार बार मुखिया बनना। जैसे सबसे पहले एक व्यक्ति मुखिया बना, उसके बाद जब मुखिया बना तो उनका बेटा बना, फिर उनका बेटा, फिर उनके बेटे का बेटा, फिर उनके बेटे का बेटा। इसी प्रकार एक ही परिवार से जो है मुखिया बनना, मुखिया वंशगत कहलाता है। ठीक है, जैसे कि अब आप आगे पढ़ेंगे, गांव का मुखिया पूर्व मुखिया के परिवार से ही बनाया जाता था। ठीक है, इस प्रकार एक ही परिवार सदा पूरे कबीले पर राज करता था। ठीक है, जैसे कि मैंने आपको बताया, सबसे पहले बाप मुखिया बने तो उसके बाद बेटा, फिर उसका बेटा, फिर उसके बेटे का बेटा, तो इसी तरह एक ही परिवार से। स्थान परिवर्तन के कारण इन लोगों का नए स्थान पर कब्जा करने के क्रम में वहाँ पुराने निवासियों के से आर्यों का युद्ध हुआ करता था। देखो बच्चों, जब ये नया स्थान खोजते थे, वहाँ पर जाके रहते थे, तो वहाँ पर रह रहे पुराने निवासियों से आर्यों का युद्ध हो जाया करता था। आर्यों के पशु अक्सर गुम हो जाया करते थे। आर्यों का मानना था कि स्थानीय लोग ही, मतलब कि वहाँ के रहने वाले लोग ही उनके पशुओं को चुरा ले जाते हैं। इस कारण भी दोनों समुदाय आपस में भिड़ जाते थे। ये भी एक कारण रहता था कि दोनों लोगों में लड़ाई हो जाती थी। आर्य लोग इन्हें पणी कहते थे। जो दूसरे लोग रहते थे, आर्य जो लोग थे, इन्हें क्या कहते थे? पणी कहते थे। धीरे धीरे दोनों समुदायों में वस्तुओं का आदान प्रदान आरंभ हो गया। धीरे धीरे क्या हुआ बच्चों? दोनों समुदायों के बीच जो है चीज़ों का आदान प्रदान जो है आरंभ हो गया। वो एक दूसरे से चीज़ लेने और देने लगे। एक दूसरे की ज़रूरतों के अनुसार ये दोनों एक दूसरे पर निर्भर रहने लगे कि आज इन दूसरे के पास एक चीज़ नहीं है तो हमने दे दी, और हमारे पास नहीं है तो हमने उनसे ले ली। ठीक है, ये अपने अनुसार, अपने ज़रूरतों के अनुसार एक दूसरे पर निर्भर रहने लगे। पणी लोग किसान थे। जो पणी लोग थे, आर्य जिन्हें पणी कहते थे, वो लोग क्या थे? किसान थे। ये अनाज के बदले आर्यों से दूध, घी और वस्त्र लेने लगे। जो पणी थे क्या करते थे? पणी तो किसान थे, वो अपना अनाज दे देते थे और आर्यों से दूध, घी और वस्त्र ले लेते थे। चलिए बच्चों, अब हम जानेंगे आर्यों का रहन सहन, आर्यों के रहन सहन के बारे में। आर्य लोग अपने समुदाय और वंश के लोगों को आर्यजन कहा करते थे। आर्य लोग अपने समुदाय और अपने वंश के लोगों को, मतलब कि वंश के लोग मीन्स एक ही परिवार से जो लोग होते हैं उनको वंश के लोग कहा जाता है, उनको आर्यजन कहा करते थे। ये लोग आपसी किसी भी समस्या का समाधान एक आम सभा में किया करते थे। देखिए बच्चों, ये लोग क्या करते थे? ये कोई भी जब इनकी आपसी समस्या होती थी तो उसका समाधान ये एक आम सभा में किया करते थे। इस सभा का प्रधान मुखिया होता था। इस सभा का प्रधान कौन होता था? सबसे बड़ा व्यक्ति कौन होता था? मुखिया होता था। अन्य पंचों को सजन्य कहा जाता था। इनके लिए कुल 6 आसन लगाए जाते थे। जो पंचायत में, इनकी पंचायत में आसन लगाए जाते थे, वो कुल मिलाकर 6 आसन लगाए जाते थे। ये वो लोग होते थे जो धन, शक्ति, लोकप्रियता आदि में
अन्य लोगों से अन्य लोगों से आगे होते थे। देखिए बच्चों, ये वो लोग हुआ करते थे पंचायत में, 6 लोग वो लोग हुआ करते थे। एक तो मुखिया, और वो लोग जो धन में, शक्ति में, मतलब कि उनके पास पैसा हुआ करता था, उनके पास शक्ति हुआ करती थी और लोकप्रियता भी हुआ करती थी। इस सभा में समस्या से संबंधित चर्चाएं होती थी। किसी भी इंसान को कोई समस्या होती थी तो उससे संबंधित चर्चा होती थी, और सजन्य मिलकर, मतलब कि जो पंचायत के लोग होते थे वो मिलकर समस्या को सुलझाते थे। इस सभा का कोई भी निर्णय सर्वमान्य एवं अंतिम होता था। इस सभा का जो भी निर्णय होता था वो सर्वमान्य, मतलब सभी को मानना होता था, और वो जो निर्णय होता था वो अंतिम निर्णय होता था। आइए अब हम जानेंगे आर्यों की शासन प्रणाली के बारे में। आर्य लोगों का पूरा समुदाय अपना नेतृत्व चुनता था। केवल वही व्यक्ति इनका राजा होता था जो युद्ध कला में पूर्ण निपुण हो एवं रण कौशल जानता हो। देखिए बच्चों, आर्यों का जो पूरा समुदाय जो होता था वो नेतृत्व चुनता था, अपने खुद चुनता था, और वो ऐसे इंसान को चुनता था राजा जो युद्ध कला में निपुण हो, मतलब कि वो युद्ध कला बहुत ही अच्छी तरह जानता हो, और वो रण कौशल बहुत ही अच्छी तरह जानता हो। जब वो लड़ाई में जाए, युद्ध में जाए, तो वह अस्त्र और शस्त्र की उसको पूरी जानकारी हो। आगे देखिए बच्चों, आर्यों के पास कोई सेना तो थी नहीं, अतः जब भी दूसरे समुदाय या फिर क्षेत्र से इनका युद्ध होता था, इनकी लड़ाई होती थी, तो सभी लोग एकजुट होकर युद्ध में हिस्सा लेते थे। युद्ध में विजय दिलाना राजा का काम था। वह कबीले में रहने वाले लोगों के बीच सौहार्द कायम करवाता था। कबीले की सुरक्षा, संपत्ति की सुरक्षा एवं विवादों को निपटाना राजा का कार्य था। जो भी संपत्ति की सुरक्षा होती थी और विवादों का निपटारा होता था, जो भी समस्याएं होती थी उनका जो निपटारा होता था, वो करना किसका काम था? राजा का काम था। युद्ध में जीते गए पशु एवं धन को आर्य लोग आपस में बांट लेते थे। बच्चों, युद्ध में जितने भी वो चीज़ें जीतते थे, पशु जीतते थे या फिर धन जीतते थे, वो लोग क्या करते थे? आपस में सभी चीज़ों को बांट लेते थे। इनका सबसे बड़ा भाग राजा के हिस्से में आता था। जो भी चीज़ें ये लोग जीतते थे वो बांट तो लेते थे, परंतु इसका जो सबसे बड़ा भाग था ना, वो किसके हिस्से में आता था? राजा के हिस्से में आता था। सबसे पहले राजा हिस्सा लेता था, उसके बाद जो भी बचता था वो सभी लोग आपस में बांट लेते थे। मुखिया की तरह ही राजा का पद भी धीरे धीरे वंशानुगत हो गया। मतलब कि जैसे मुखिया का पद होता है कि एक ही परिवार से सदस्य मुखिया बनता रहता है, उसी प्रकार जो राजा का जो पद होता है वो भी धीरे धीरे वंशानुगत हो गया था। मतलब कि वो भी धीरे धीरे एक ही परिवार से राजा बनने लगे थे। जैसे कि पहले पिताजी बनते हैं, उसके बाद बेटा, फिर बेटे का बेटा, फिर बेटे का बेटा, तो इसी तरह राजा का पद भी वंशानुगत हो गया था। राजा के चुनाव की प्रक्रिया, चलिए आइए बच्चों हम ये जानते हैं कि अब राजा के चुनाव की प्रक्रिया किस प्रकार होती थी। आर्यजन राजा चुनने के लिए एक सभा करते थे। इस सभा में राजा के चुनाव के बाद सभी लोग राजा को बधाई देते थे। बधाई मतलब उनको विशेष देते थे। इस अवसर पे वे लोग राजा को कुछ न कुछ उपहार अवश्य देते थे। जब राजा का चुनाव हो जाता था तो वहाँ के लोग क्या करते थे? राजा को उपहार देते थे। ये लोग घर से कुछ न कुछ भेंट स्वरूप, मतलब कि अपने घर से कुछ भी चीज़ ले आते थे भेंट स्वरूप देने के लिए, जैसे घी, पशु, वस्त्र, गहने, शस्त्र इत्यादि कुछ भी हो सकता है। इस भेंट को बलि कहा जाता था। क्या कहा जाता है इस भेंट को? बलि। राजा इन वस्तुओं में से अपनी आवश्यकता की सामग्री स्वयं रख लेता था और अन्य सामान को ज़रूरतमंदों को बांट देता था। राजा के आचार और व्यवहार से ही वह लोकप्रिय या अलोकप्रिय होता था। अगर वो अच्छा व्यवहार करता था तो वो अच्छी तरह लोकप्रिय हो जाता था, सभी लोग उसकी तारीफ़ करते थे। अगर वो बुरा व्यवहार करता था तो क्या होता था? सभी लोगों पर उसका प्रभाव पड़ता था, सभी लोग जो है उसके बारे में गलत सोचते थे, ठीक है, गलत बोलते थे। आप यहाँ पे ये पिक्चर देख रहे हैं, ये राजा को भेंट देते हुए नागरिकों की पिक्चर है, ठीक है। ये चित्र में क्या कर रहे हैं? ये नया राजा बना है और जो वहाँ के निवासी हैं, लोग हैं, आर्यजन हैं,
इन्हें भेंट दे रहे हैं। आइए बच्चों, अब हम सीखते हैं, जानते हैं आर्यों के पाठ पूजा के बारे में। आर्य लोग ईश्वरीय शक्ति पर विश्वास करते थे। इस कारण ये लोग किसी भी कार्य को आरंभ करने से पूर्व ईश्वर की स्तुति करते थे। बच्चों, ये आर्य जो लोग होते थे वो ईश्वर की शक्ति पर बहुत ही विश्वास करते थे, ईश्वर पर बहुत ही विश्वास करते थे। ठीक है, इस कारण ये लोग जो हैं, जो कोई भी अच्छा काम करते थे तो उससे पूर्व, उससे पहले ईश्वर की स्तुति, ईश्वर की पूजा या फिर उस ईश्वर को याद करना, जिसे हम कहते हैं, ज़रूर करते थे। इन लोगों में अग्नि पूजा, हवन, यज्ञ भी प्रचलन था। ये जो लोग थे ये अग्नि पूजा भी करते थे, जैसे कि आप इस पिक्चर में देख रहे हैं, यज्ञ करते आर्यजन। ठीक है, ये लोग अग्नि पूजा, हवन और यज्ञ भी करते थे। इनमें जो है बहुत ही प्रचलित था हवन करना, अग्नि पूजा करना, यज्ञ करना। इनका यह शुभ कार्य पुरोहित करवाता था, पंडित करवाता था। यज्ञ का आयोजन सामूहिक रूप से किया जाता था, मतलब एवं इसमें सभी स्त्री पुरुष सम्मिलित होते थे। देखिए बच्चों, ये जो यज्ञ होता था ये सामूहिक रूप से होता था। इसमें राजा और वहाँ की सारी प्रजा, आर्यजन भी होते थे, बच्चे, बूढ़े, स्त्री, पुरुष सब शामिल होते थे, सब सम्मिलित होते थे। तो बच्चों, आज के लिए बस इतना ही। आज का आपका होमवर्क है, आज आपको ये चैप्टर रीड करना है और इनमें से इम्पोर्टेंट लाइन पर, जो भी इम्पोर्टेंट लाइन है उन पर अंडरलाइन करनी है। थैंक यू।